दोस्तों, आज भी ऐसे हीरे का मोर। ये कवर चित्र है। वह एक सुहानी संध्या थी जब मंगलगढ़ का राजा विक्रम महारानी जया के साथ राज उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। महाराज, राज्य में क्या हालचाल है? सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है ना? महारानी जया, ईश्वर की कृपा से अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। प्रजा भी अच्छी खुश है। राज्य के चारों ओर सुख और शांति है। पर पर क्या महाराज? महारानी, हम राजा का कोई न कोई राजनीतिक सलाहकार होता है, और जो इस समय समय पर राजा को उचित सलाह रहता है। हमारा कोई सलाहकार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई राजनीतिक सलाहकार हो। महाराज, विचार तो आपका उत्तम है। राज्य में अनेक विद्वान भरे पड़े हैं, किसी न किसी को पद के लिए चुन लिया कीजिए। महारानी, इस पद के लिए हम किसी विशिष्ट व्यक्ति की ही नियुक्ति चाहते हैं, जो अन्य लोगों से हटकर हमें सलाह दे। अगले दिन दरबार में, महाराज, हम न्याय चाहते हैं। महाराज, न्याय कीजिए। हमें पूरी बात बताइए ताकि पता चल सके तुम दोनों में झगड़ा किस बात का है। महाराज, हम झगड़ नहीं रहे। हम दोनों तो मित्र हैं। तो फिर समस्या क्या है? किस बात का न्याय मांगने आई हो तुम? महाराज, मेरा नाम रामधन है और यह मेरा मित्र महेश है। मैं निर्धन परिवार से संबंध रखता था। आज से 20 वर्ष पूर्व पहले की बात है। क्यों जी, क्या हमारी इस निर्धनता में जीवन गुजार देंगे? क्या बताऊं विद्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जी तोड़ मेहनत भी करता हूँ। लोगों ने यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर भी जैसे जैसे अपना और तुम्हारा गुजारा कर पाता हूँ। मुझे अपनी और तुम्हारी चिंता नहीं, तो जै- चिंता नहीं है। हम तो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार लेंगे। मुझे चिंता है तो घर में आने वाले नए मेहमान की। नया मेहमान? हाँ, नया मेहमान। यानी यानी मैं माँ बनने वाली हूँ जी। ओह, यह तो तुमने मुझे खुशी की बात सुनाई विद्या। बात तो खुशी की है जी, पर मैं यह सोच सोच कर परेशान हो उठती हूँ कि क्या हमारी संतान भी हमारी तरह गरीबी का सुख भोगेगी, दुख भोगेगी? क्या उसे भी हमारी तरह रूखा सूखा खाकर ही जीवन बिताना होगा? क्या उसे मेहनत मजदूरी? बस बस करो विद्या, आगे सुनने की ताब मुझे मुझ में नहीं है। दोनों बुरी तरह दुखी हो उठे। विद्या ने मुझे इससे कहा, सुनो जी, तुम्हारा मित्र महेश जमींदार का बेटा है। पिता मरने के बाद सारी जमीन महेश भैया की संभाल रखी है। तुम उससे सहायता क्यों नहीं मांगते? मैं महेश से सहायता मांगूं? इसमें बुराई क्या है? कि क्या बात है जी? भैया के पास काफी जमीन जायदाद है। तुम खेती के लिए थोड़ा सा जमीन मांग लो, वे मनाही करेंगे? विद्या, महेश मेरा अनिल मित्र है। वह मनाना भी करेगा, तब भी उससे कुछ मांगने का दिल नहीं करता। इतना इस नामुराद गरीबी से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर महेश भैया सहायता लेने में कोई बुराई नहीं आई, नजर नहीं आई। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं महेश से आज ही इस विषय में जिक्र करता हूँ। और उसी दिन, अरे आओ रामधन, कैसे हो मित्र? अच्छा हूँ महेश। रामधन, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। तुमने ठीक पहचाना महेश। मुझसे अपनी समस्या के विषय में नहीं बताओगे मित्र? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा मित्र? ले देकर केवल तुम ही मेरे सुख दुख के साथी हो। तो बताओ, समस्या क्या है? समस्या वही पुरानी गरीबी है। ओह रामधन, मैंने कोई
कई बार तुम्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए परंतु तुम हर बार मना कर देती हो। लेकिन लगता है तुम मुझे अपना नहीं पराया समझती हो। ऐसी बात नहीं है महेश। मैं आज कुछ अपना तुम्हें अपना ही समझकर कुछ मांगने आया हूँ। तो मांगते क्यों नहीं? क्यों बागड़ बिल्ली की तरह इधर उधर की हाँक रहे हो? महेश, तुम मुझे खेती योग्य थोड़ी जमीन की भूमि दे दो ताकि मैं और तुम्हारी भाभी उसका गुजारा कर सके। ठीक है रामधन, मैं तुम्हें खेती योग्य 10 बीघा जमीन दे रहा हूँ। धन्यवाद महेश। इस खुशी इस खुशखबरी को सुनकर तू चाचा बनने वाला है। धन्यवाद महेश। एक खुशखबरी और सुन, तू चाचा बनने वाला है, यानी मैं पिता बनने वाला हूँ। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है रामधन भैया। ऐसी ही खुशखबरी के लिए मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था। यानी तू विवाह बनने वाला है? हाँ रामधन, तुम्हारी भाभी सीता के पांव इन दिन भारी हैं। ओह, तो बुलाओ ना भाभी को आज, तो मैं उसे हाथ से लड्डू खाकर जाऊंगा। और फिर भाभी, अब मेरी भविष्यवाणी भी सुन लो। तुम एक चांद सी बेटी को जन्म देगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लाला जी। महेश दी हुई 10 बीघा जमीन पर खेती करने लगा। और ठीक 9 महीने बाद सीता भाभी ने फूल सी बेटी को जन्म दिया। देख लो भाभी तुम्हारी भविष्य देख लो भाभी, मेरी भविष्यवाणी आखिर सच होगी ना। हवेली में खूब खुशियां मनाई गई और मैं और विद्या इस खुशी में शामिल थे। समय आने पर विद्या ने भी एक बेटी को जन्म दिया। बधाई हो विद्या भाभी। तुम्हें भी बधाई हो देवर जी। एक का चाचा बेटी के चाचा बन गए तुम। खेती करने के कारण अब मेरे रहन सहन में परिवर्तन आने लगा। हमने गरीबी से दूर होती जा रही थी। एक दिन महेश, एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा ना मानना तो कहूँ। जब तुम कुछ कहोगी ही नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? कैसे रामधन की तुम्हारे द्वारा दी गई कही गई बात का बुरा मानने की है या नहीं? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा सुनो, तूने मुझसे 10 बीघा जमीन दी थी। ईश्वर की कृपा से आज उसका मूल्य चुकाने की स्थिति में आ गया हूँ। तुम मुझसे उस भूमि की मूल्य ले लो ताकि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो सकूं। रामधन, बात तो तुमने बुरा मानने वाली कही है। भला अपनों से व्यापार किया जाता है? तुम मेरे सामने हो, भूल कर भी मुझे इस विषय में बात न करना। महेश, मेरी बात मान लो। नहीं रामधन, इस विषय में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ओह, घर मैं घर लौट आया। क्या हुआ जी? होना क्या था वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। यानी महेश भैया ने भूमि के पैसे लेने से इनकार कर दिया? हाँ विद्या। ओह, मित्र हो तो महेश भैया जैसा। तुम ठीक कहती हो विद्या। महेश सच्चे अर्थ में मेरा मित्र। महाराज, इसी प्रकार धीरे धीरे 20 वर्ष बीत गए। इस बीच आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया और इन 30 वर्षों में हमारी मित्रता पहले की तरह सुदृढ़ रही। सब कुछ ठीक ठाक। तो फिर तुम दोनों की समस्या क्या है? महाराज, जब उसी समस्या पर आ रहा हूँ। मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने पर भी मैं खेती पर ही अपना पुराना कार्य करता चला रहा हूँ। कल जब मैं खेत में हल चला रहा था, लगता है हल जमीन के नीचे किसी वस्तु से टकराया। और जब मैंने उस शतान पर मिट्टी हटाई तो यह अमूल्य मोर, मैं उस मोर को घर ले आया। आह, कितना बहुमूल्य है! कहाँ से लाई पिताजी? बेटे, बेटी, यह मुझे खेत में हल चलाते समय मिला। मैं विद्या को मोर के विषय में बताया। विद्या जमीन में महेश की है। उसने लाख चाहने पर जमीन का मूल्य हमसे नहीं लिया। इस प्रकार जमीन से निकले वाले हीरे
ये मोर का हमारा नहीं महेश का हक है। तुम ठीक कह रही हो जी, इसे तुम महेश भैया को दिया हो। और मैं मोर लेकर महेश के पास पहुंचा। अरे अरे, यह मोर कहाँ से लिया है रामधन? यह मुझे खेत में गड़ा हुआ मिला था भाई महेश। बड़ा सुंदर मोर है यह तो। मैं इसे तुम्हें देने आया हूँ महेश। ले लो, इसे संभाल कर तुम अपनी अलमारी तुम्हारी अमानत है। यह तुम क्या कह रही हो रामधन? यह तुम्हें मिला है इसलिए यह तुम्हारा है? नहीं महेश, उस भूमि से मिला है जो 20 वर्ष तुम पहले पूर्व तूने मुझे दी थी। क्योंकि भूमि का मूल्य तुम मुझसे नहीं लिया, इसलिए आज यह भूमि तुम्हारी है। अतः ये इस मोर पे तुम्हारा हक है। मैं इस बात को नहीं मानता मित्र। बेशक मैंने 20 वर्ष पहले भूमि का मूल्य नहीं लिया, पर मैंने एक बार तुम्हें यह भूमि दे दी तो उसमें मिलने वाला मोर भी तुम्हारा हुआ। भला इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं कदापि नहीं लूंगा। इस पर केवल तुम्हारा हक है। यह तो तुम्हें लेना ही होगा। मित्र, मेरी बात मान लो, यह मोड़ ले लो। नहीं नहीं मित्र, जिद न करो। अच्छा ठीक है, हमें अपनी समस्या महाराज के दरबार में ले चलते हैं। वे जो भी फैसला करेंगे हम दोनों को स्वीकार करना होगा। बोलो क्या कहती हो? तुम जिद कर रहे हो तो चलो महाराज के पास, परंतु इस बात बात वही की वही रहेगी। वहां जाने पर भी तुम्हें मोर तुम्ही को ही रखना होगा मित्र। महाराज, यह हमारी समस्या। अब बताइए, मोर पर किसका हक है, मेरा या इसका? राजा ने सारी बात सुनकर बुरी तरह चकरा उठे। ऐसी विचित्र मुकदमा पहली बार हमारे हमारे दरबार में आया है। ऐसा अभिन्न मित्रों की समस्या का हल कैसे होगा? और असमस में डूबे विक्रम सिंह ने महेश से कहा, महेश, रामधन ठीक कह रहा है। मोर पर तुम्हारा हक है। क्षमा करें महाराज, मुझे यह फैसला स्वीकार नहीं। ओह, बड़ी विचित्र परिस्थिति है। मैं अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई इन दोनों की समस्या का समाधान कर सकता है? तब दरबारियों ने महाराज को मोर को 2 हिस्सों में बांट दिए जाने तथा इसका आधा आधा बांट दिया जाए। नहीं नहीं, यह सुझाव हमें पसंद नहीं आया। महेश तो मना कर रहा है, फिर भी आधा मोर कैसे लेगा? दरबारी ने सलाह दी, महाराज, इस मोर की नीलामी कर दी जाए और जो धन मिले उसे दोनों में बांट दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, मोर की नीलामी का धन हमें नहीं चाहिए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है मोर का मूल्य दान मूल्य पुण्य है, दान पुण्य में लगा देना चाहिए। सुझाव राजा विक्रम सिंह को पसंद आया। राजकोष जी, महाराज, हीरे का मोर का राजकोष में जमा कर लिया जाए। और यह तो न्याय नहीं हुआ। हम फरियाद लेकर आए, फरियादी का माल राजकोष में जमा कर ले। एक सलाह दी, महाराज, मेरा निवेदन है कि इस मोर को बेचकर जो धन मिले उन दोनों मित्रों की अनोखी मित्रता की याद में एक मोर का बाग बना दिया जाए, जिसे छायादार वृक्ष हो, उसमें जल सरोवर भी हो, दूर दूर तक आए प्रकृति उस बाग से पेड़ों की शीतल छाया में विश्राम करे, इन दोनों मित्र की मित्रता को याद करे। सुझाव तुम्हारा अच्छा है, पर हमारे राज्य में ऐसे बाग बहुत है, इस पर धन व्यर्थ करना व्यर्थ है। यह प्रस्ताव भी आखिरकार अस्वीकार कर दिया राजा ने। तभी, महाराज, आज्ञा हो तो इस विषय में कुछ कहूँ। तुम भी कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, महेश जी और रामधन हीरे के मोर नहीं मिला लेना चाहते तो न ले, पर रामधन जी एक सूरत में महेश से यह मोर दे सकते हैं। तब महेश जी रामधन से यह मोर लेने को अस्वीकार नहीं करेंगे। वह सूरत क्या है योग? रामधन
जी ने बताया था कि वह एक पुत्री के पिता और महेश एक पुत्र के पिता है। रामदत्त जी अपनी पुत्री का विवाह महेश के पुत्र से कर दें और दहेज में यह हीरे का मोर महेश को दे दें। दहेज में मिले मोर को लेने से महेश इनकार नहीं करेंगे और इस प्रकार इन मित्र की समस्या का हल हो जाएगा और इनकी मित्रता संबंधों में बदल जाएगी। वाह, इस विषय में मैंने सोचा ही नहीं था। और राजा विक्रम बोल उठे, तुम्हारा सुझाव बहुत ही अच्छा है, हमें पसंद आया, धन्यवाद। तब महेश, दहेज में मिला मोर लेने से मना नहीं करोगे तुम? महाराज, दहेज में मिली वस्तु लेने से इनकार कर कर मैं पुरानी चली आ रही मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो रामदान अपनी बेटी उस उस अपने बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ महाराज। रामदान, तुम्हारी समस्या का समाधान मिला? हाँ महाराज, मैं इस युग द्वारा दिए गए सुझाव से प्रसन्न हूँ। और रामधन और महेश खुशी खुशी दरबार से विदा हो गए। अब राजा विक्रम सिंह आनंद से कहा, युग, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ महाराज। राज दरबार में कोई काम मिलेगा तो आशा के साथ आज यहाँ आया था। हम तुम्हारी आशा को पूरी करेंगे आनंद। हम तुम्हें अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करेंगे। महाराज, इतना महत्वपूर्ण पद मेरी नियुक्ति कर रहे हैं आप? हाँ आनंद, तुम जैसे बुद्धिमान को इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी निभा सकता है। तब राजा ने उसी समय घोषणा की, हम आनंद को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। आनंद खुशी खुशी अपने घर लौट गया। बेटा, कुछ काम मिला? हाँ माँ, महाराज ने मुझे अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर लिया है। यह अनहोनी कैसे होगी बेटा? माँ, जिस समय दरबार पहुंचा था उस समय आनंद ने पूरी विस्तार से बता दी बात। सारी बात सुनकर बेटा पहले ही कह रही थी कि तुम महाराज के पास चले जाओ, वे सच्चे पारखी हैं। उधर राजमहल में महारानी, हमने अपना राजनीतिक सलाहकार चुन लिया। अच्छा, कौन है वह? उसका नाम आनंद है महारानी, वह एक योग्य है। उसकी योग्यता की परख तुमने कैसे की महाराज? तब राजा ने दरबार वाली घटना सुनाई। सचमुच आनंद बहुत बुद्धिमान है। उन दोनों मित्रों की समस्या का समाधान किया। आनंद इसी बुद्धिमानी के कायल होकर हम हो गए थे हम महारानी। महाराज, मैंने मस्तिष्क में एक विचार आया है। कैसा विचार महारानी? महाराज, आप प्रभा का विवाह आनंद से कर दे। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, प्रभा हमारी इकलौती बेटी है, उसे आनंद जैसा बुद्धिमान पति मिलना चाहिए। उसे उससे हमें दामाद तो मिल जाएगा, राजनीतिक सलाहकार भी। महार महाराज, यह क्यों भूल रहे हो कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके बाद प्रभा का पति ही मल्लगढ़ का राजपाट संभालेगा। आपका अपना उत्तराधिकारी कोई योग्य बुद्धिमान व्यक्ति ही होना चाहिए। आनंद सुपात्र है। उसके रूप में जो हीरा आपके हाथ लगा है उसे घर से क्यों निकाल देना चाहती हैं महाराज? शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी। राजा विक्रम ने आनंद और राजकुमारी प्रभा का विवाह कर दिया। तत्पश्चात आनंद, मल्लगढ़ का राजपाट तुम्हें सौंपता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? जो काम मैं कल करना है उसे आज ही कर देना चाहता हूँ। आनंद ने राजपाट सौंप कर महारानी और के साथ विक्रम हिमालय की तपस्या करने चली गई। समाप्त दोस्तों।